नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज की क्लास है अपनी डे 25, जिसके अंदर आप सभी की डिमांड पे मैं ये क्लासेस लेके आई थी। मैंने बोला था मुझे 20 कमेंट चाहिए, आप लोगों ने 15 किए, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने कम से कम कमेंट किए तो हैं, मैंने बोला उसके बाद में। और आप सभी की डिमांड थी कि मैं ऐसी क्लासेस लेके आऊँ जिसके अंदर आपके ऐसे क्वेश्चन शामिल हो जो एग्जाम में आने लायक हो एसएससी एमटीएस के। क्योंकि मैंने आपको जब बताया था जीके बताया था ना, मैंने आपको जीके का टॉपिक बताए थे 2017 से लेके 22 तक की एग्जाम में जो जिस टाइप के टॉपिक पूछे गए हैं वो वाला टॉपिक का एक वीडियो लेके आई थी, जिसमें आप सभी की डिमांड थी कि सारे टॉपिक को मिक्स करके 1-2 सीरीज लेके आ जाइए। तो मैं टोटल आपके लिए 3 से 4 क्लासेस लेके आने वाली हूँ। बाकी तो अपनी क्लासेस चल ही रही है, पर ये क्लासेस स्पेशल आपकी एसएससी एमटीएस के लिए होने वाली है, जिसमें नृत्य शैली से किस प्रकार से प्रश्न बनते आए हैं या आने की संभावना किस प्रकार से होगी वो आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, प्रमुख दिवस, पुस्तक, लेखक, त्योहार, राज्यों के जितने भी हैं, झीलें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, नदियां, पुरस्कार, प्रमुख युद्ध जो इतिहास में हो चुके हैं, काफी समय रिपीट हुए हैं, संस्थापक, अनुच्छेद, पड़ोसी देश से बनने वाले प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख योजनाएं, घटनाएं इत्यादि सारी चीजों को अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके पास में अभी पेन कॉपी नहीं है तो आप उठिए, सबसे पहले अपना पेन कॉपी पास में ला के रखिए और अपने शॉर्ट नोट में जरूर उसको लिखते चलिएगा कि मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ, एग्जाम में आपके किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न बैठते हैं, आप एग्जाम देने के बाद में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सेशन की। और साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हैं। अंजलि भारत जीके 096 ये मेरी आईडी है। पहला प्रश्न है अपना आज का। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, आवाज़ थोड़ी अजीब आ सकती है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय नृत्य है? दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत का नृत्य है तो उत्तर भारत का नृत्य कौन सा आ जाएगा? कथक। और कथक की बेसिकली शुरुआत कहाँ से होती है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश से होती है। कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश से। कथक के लिए किसको जाना जाता है? तो कथक के लिए जाना जाता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज को, बिरजू महाराज कहाँ से आते हैं? लखनऊ घराने से ही आते हैं बिरजू महाराज। कथक के बहुत बड़े नृत्यकार हैं। ओडिशा का ओडिसी नृत्य है। कथक कली कहाँ का है? मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी काफ़ी समय बताई है। नृत्य से संबंधित वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथक कली कहाँ का है? ये कंफ्यूज करते हैं, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी सारे कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आज के बाद ऐसे जो प्रश्न बनेंगे थोड़े टफ लेवल, क्योंकि दक्षिण भारत की लैंग्वेज जो है उत्तर भारत वालों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होती है, तो ये चीज़ें देख लीजिए। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मैंने आपको क्या बताया था इसमें याद करने के लिए? केरल, तो कथकली ल एंड में है तो कथकली और केरल इस प्रकार आप याद करोगे। मणिपुर, मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य आप सभी को पता है। ये जो मैं एडिशन चीज़ें बता रही हूँ अपने शॉर्ट नोट में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो चीज़ें मैं आपको एडिशन बता रही हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आएगी ही आएगी। सब नोट डाउन कर दे चलिएगा। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? भारतनाट्यम, यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ किस प्रकार आप याद करोगे। भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो कहाँ पे होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अभी लिखिए भारतनाट्यम, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम में क्या आ रहा है? नाट्यम। तमिलनाडु तो याद हो जाएगा ना अभी, नाट्यम और तमिलनाडु। तो ऐसे कड़ी से कड़ी जोड़ के आपको याद करना होगा। बताया है, जो पुराने स्टूडेंट हैं जुड़े हुए उनको अच्छे से पता है कि मेरे याद कराने की ट्रिक क्या है, मैं किस प्रकार से याद करवा रही हूँ। आप अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप पहली बार चैनल पे आए हैं और आपको मेरा सेशन कैसा लगा है। दूसरा, बात करें गुजरात की। गुजरात में कौन सा नृत्य है? डांडिया। सभी खेलते हैं डांडिया, सभी को पता है डांडिया होता है, यहाँ पे गरबा होता है। केरल की बात करें तो केरल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऊपर क्या है? कथकली है। उड़ीसा का मैं बात करूँ तो उड़ीसा का क्या नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य क्या है? ओडिसी है ना, हो चुका है ये। नेक्स्ट है
सही जोड़ी मिलान करें, सही जोड़ी मिलान करना है। यहाँ पे मैंने लगभग ऐसे सारे नृत्य के क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि एग्जाम में बन चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी लिए हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो नृत्य से आउट ऑफ एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। नृत्य के बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो आपके सब कुछ रिविजन हो जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। दूसरा, आप कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर लिखे जाइएगा, जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उतने में से कितने प्रतिशत क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। यानी कि जैसे मैंने 10 क्वेश्चन करवाए तो 10 के अंदर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, इस प्रकार से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज इतने प्रश्न थे, इतने प्रश्न में से हमारे इतने प्रतिशत सही हुए हैं। आज आप खुद ही अंदाजा लगाना आप कितने पानी में हो, कितने बार हो। दूसरा, सही जोड़ी मिलान की अगर मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बताया था मैंने। नृत्य का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कि एक अंधा व्यक्ति क्या करता है, पूड़ियाँ तलता है, तो पूड़ियाँ क्या रहेगी, कच्ची ही रहेगी ना। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको याद रख लीजिएगा। दूसरा, भारतनाट्यम, भारतनाट्यम तमिलनाडु, नाट्यम नाडु, याद रखना है ना। भारतनाट्यम तमिलनाडु क्या हो जाएगा, कथक, कथक है ही नहीं यहाँ पे, कथक लिख देती हूं मैं, है ना। कथक, कथक की अगर बात आए तो उत्तर प्रदेश। कथकली की बात आए तो क्या आ जाएगा, केरल। और ओडिशा या ओडिसी दोनों ही एक है। तो अब समझ में आ गया ना कि कौन सी सही जोड़ी किसके साथ में मिलान करनी है। पूरी सही जोड़ी अपनी राइट बन चुकी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, ओडिशा ओडिसी। ठीक है, आगे बढ़े। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये क्वेश्चन आप इसको अच्छे से चेक करना। अगर ओल्ड पेपर लगा चुके हो, 17 में आया है, 18, 22 में आया है, अभी हाल ही में जितने भी पेपर हो चुके हैं, मैं सिर्फ एसएससी के पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे पेपर में यह वाला प्रश्न आ चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो क्या करती हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, तो भारतनाट्यम ये करती हैं। क्या करती हैं, भारतनाट्यम ये करती हैं। क्या करती हैं, भारतनाट्यम ये करती हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की विधा से है। झावेरी बहनें, झावेरी बहनों में बहुत सारी आ जाती हैं। झावेरी बहनों की यहाँ पे बात हो रही है, दक्षिण भारत से संबंधित है, तमिलनाडु से आती है बेसिकली। और नृत्य की अगर बात करें तो कौन सा ये नृत्य करती है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नृत्य इनका मणिपुरी है, आती कहाँ से है, तमिलनाडु से। झावेरी बहनों का संबंध कौन सी विधा से है, मणिपुरी से है। और ये वाला क्वेश्चन जब आपकी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आया था तो किस प्रकार से बना था, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, मणिपुर तो लिखा हुआ स्थाई सही, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया गया था भारतनाट्यम। तमिलनाडु की यहाँ पे बात हो, तमिलनाडु से आई है, इस वजह से बहुत सारे लगा के आ गए होंगे और वो गलत हो गया होगा। तो आपको याद रखना है झावेरी बहनें कहाँ से है, मणिपुर से। याद कैसे करोगे, मणिपुरी, झावेरी, री से री को जोड़ के चलना, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मृणालिनी साराभाई का संबंध रिक्त स्थान शास्त्रीय नृत्य से है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य, मृणालिनी साराभाई। ये वाला क्वेश्चन भी मैं जब आपको एसएससी एमटीएस की सारी क्लासेस करवा चुकी हूँ। अगर आपने 24 क्लासेस नहीं देखी है इससे पहले वाली तो जरूर देख लें। आपकी एग्जाम है तो जल्दी से सारी क्लासेस रिपीटेड कर लीजिए। मैक्सिमम क्लासेस 25 से 30 मिनट की है, हो ही जाएगा आराम से, जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने आपको बताया था। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, मृणालिनी साराभाई क्या करती हैं, तो ये भी भारतनाट्यम से संबंधित हैं। क्या करती हैं ये मृणालिनी साराभाई, ये भी भारतनाट्यम करती हैं। क्या करती हैं, भारतनाट्यम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। अभी मैंने आपको याद करवाया था, अगर याद हो गया होगा तो बता दीजिए। बात थोड़ा सा प्रश्न यहाँ चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना है, विख्यात नृत्यांगना है। प्रथम नंबर पे मैं बात करूं तो टी बाला सरस्वती आएगी, क्योंकि इनको क्या है, पद्मश्री भी मिल चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति आएगी, रुक्मणी देवी अरुंडेला आएगी। ये तीनों की तीनों क्या है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। किससे, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। बात यहाँ पे हो रही है भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। कौन है, तो झावेरी बहनें। झावेरी बहनें भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। संबंधित किससे है, मणिपुर से, यानी कि मणिपुरी नृत्य, मणिपुरी नृत्य से ये संबंधित हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट है सितारा देवी का संबंध है। सितारा देवी क्या करती हैं, इनका संबंध पूछा गया है। तो सितारा देवी क्या करती हैं, कथक नृत्य करती हैं। क्या करती हैं ये, कथक नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना के महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। उनका महापरिनिर्वाण, गृह त्याग, जन्म, उनका प्रबोधन। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, लिख लीजिए इस चीज को। भगवान बुद्ध की मैं बात करूं, सर्वप्रथम प्रश्न बनेगा जन्म, शिक्षा, महापरिनिर्वाण, जन्म, शिक्षा, महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश। साथ साथ में लिखिएगा, बहुत काम की चीजें हैं। इसके अलावा इनका बचपन का नाम, पत्नी का नाम और पुत्र का नाम, ये सारी चीजें आती है एग्जाम में। प्रश्न बात करें जन्म कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ है, लुम्बिनी में जन्म। शिक्षा की बात करूँ तो बोध गया में ज्ञान मिला, ऐसे आप लॉजिक बनाइएगा, बोध गया में ज्ञान मिला। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, सारनाथ में दिए हैं, सारनाथ में। बचपन का नाम अगर मैं आपसे पूछूं, महापरिनिर्वाण रह गया है, ये हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र का नाम राहुल। 16 साल की एज में इनकी शादी करवा दी गई थी। बताया था जब मैंने फुल डिटेल से इनके बारे में पढ़ाया था तो बताया था कि इनके जो पिता थे वो बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने क्या है कि जैसे अपने घर के पंडित होते हैं उनको बुलाते ना, पर पूछने के लिए कि भविष्यवाणी बताइए अपने पुत्र या पुत्री का क्या रहने वाला है भविष्य। तो इसी प्रकार उनके जो राजकाज के जो पंडित होते हैं उनसे उन्होंने पूछवाया था। तो उन्होंने क्या बोला था कि ये जो पुत्र है आपका या तो आगे चल के बहुत बड़ा महात्मा बनने वाला है, और अगर महात्मा नहीं बनता है तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो इनके पिता चाहते थे कि ये बहुत बड़े सम्राट बने। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, महल से बाहर निकलना इनका बिल्कुल वर्जित कर दिया, खत्म कर दिया। आप महल से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगे। 16 साल की एज में इनकी शादी करवा दी। 28-29 साल की उम्र में इनके पुत्र हो चुका था राहुल। और उसके बाद में जब इनके पिता नहीं रहते हैं और ये क्या करते हैं, भ्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं अपने सारथी को लेके, तो बहुत सारी दरिद्रता लोगों के आसपास उनको दिखाई देती है और वहां से इनके जीवन की बिल्कुल रचना ही चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। तो बनते क्या है, बहुत बड़े महात्मा बनते हैं। भगवान बुद्ध को बहुत बड़े महात्मा ही तो कहते हैं ना। तो इन्होंने बहुत सारी तपस्या करी, आधी रात में निकल गए थे घर से। पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो आने वाले कुछ दूसरे वीडियो में भी फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो बात यहाँ हो रही है इस प्रश्न की, ये बनने वाले हैं, सब नोटिस कर लेना। भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है तो क्या है, तो ये हो जाएगा उनका गृह त्याग। क्या है, गृह त्याग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृह त्याग। नेक्स्ट है शिकागो। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। शिकागो सभी को याद है, संबोधित किया था भाइयों और बहनों के। आज कौन करता है ऐसे भाइयों और बहनों के, नरेंद्र मोदी जी करते हैं ना। तो शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन की बात हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गए थे, इनके बारे में भी पढ़ाया था। तब मैंने बताया था इनको इनकी वेशभूषा की वजह से सबसे आखिरी में नंबर आया था इनका बोलने के लिए, और सबको मैक्सिमम टाइम दिया गया था वहां पे, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदू सम्मेलन अखिल भारतीय के लिए ये गए हुए थे। और वहां पे क्या है, इनका धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो नंबर आना था, प्रथम नंबर पे इनको बोलना था। वहां पे इन्होंने क्या थीम रखी थी कपड़ों की, कि इनको सिर्फ वेस्टर्न कपड़े ही पहनना है, पैंट कोट पहन के क्या चले गए। आप सभी जानते हो ऑरेंज कलर के धोती कुर्ते वाले कपड़े पहनते थे। आज भी बहुत सारी मूर्तियां आपने देखी होगी, ऐसे ही कपड़े ये धारण करते हैं। चले गए थे, इसकी वजह से इनका नंबर जो प्रथम था वो चला गया एंड में। और फिर सिर्फ इनको 2 मिनट दिया गया था बोलने के लिए, पर हुआ ऐसा उल्टा कि ये सिर्फ 2 मिनट ना बोल के 1.5 घंटे तक बोलते रहे। एक भी व्यक्ति वहां से नहीं उठा और तालियों की गड़गड़ाहट चलती रही। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो क्या ही कहना, बात ही अलग है इनकी। तो चलिए नेक्स्ट है पटना में रिक्त स्थान, पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में कौन से सिख गुरु का जन्म हुआ था, जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का क्या है, पटना के अंदर जन्म होता है। सारे के सारे सिखों के 10 गुरु आप पढ़ लेना। सिख गुरु
ये आपका एग्जाम टाइम है, एंड का टाइम चल रहा है। सिख गुरु दसे को दसे याद होना चाहिए। किसने खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है क्या नहीं, फर्स्ट कौन थे, लास्ट कौन थे, सब चीज़ें इनके बारे में आप पढ़ लेना। कैसे इनकी मृत्यु हुई, किसको किसने बना के बंदी भेज दिया था, सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। गुरु नानक की मैं बात करूँ तो ये क्या है, सिखों के प्रथम गुरु हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती मनाते हैं। गुरु नानक जयंती मनाते हैं, नानक जयंती मनाते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह, इन सभी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। गुरु तेग बहादुर, ये थे 9वें नंबर के गुरु। गुरु हरगोविंद 7वें नंबर के गुरु। गुरु गोविंद सिंह 10वें नंबर के गुरु और गुरु नानक प्रथम नंबर के। और गुरु गोविंद सिंह जो थे, इन्होंने कहा था कि मेरे बाद कोई भी गुरु नहीं होगा, यानी कि ये 10वें नंबर के और सिखों के अंतिम गुरु भी इन्हीं को बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह को। चलिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो जाएगी, क्योंकि ये संस्थापक भी कंफ्यूज करते हैं, तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन आ जाएगा, तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। अभी आप प्रार्थना करते हो, हे भगवान हमें SSC MTS क्लियर करवा देना, तो जो प्रार्थना आप कर रहे हो वो मन से होनी चाहिए, यानी कि आत्मा से होनी चाहिए। तो कैसे करोगे, आत्माराम यानी प्रार्थना आत्मा से ही होनी चाहिए। रास बिहारी बोस की बात करें, फ्रीडम फाइटर्स ये रहे हैं और इनकी जो है बहुत बड़ा योगदान रहता है किसमें, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना होती है किसके द्वारा होती है, सुभाष चंद्र बोस इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे बड़ी भूमिका भी इनके साथ में निभाते हैं रास बिहारी बोस जी। बाल गंगाधर तिलक की मैं बात करूं तो इनको क्या कहा जाता है, अशांति का जनक, अशांति का जनक इनको कहा जाता है, अशांति का जनक इनको कहा जाता है। एनी बेसेंट के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये क्या है, प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, यानी कि प्रथम अध्यक्ष बनी थी, भारतीय नहीं सॉरी, प्रथम कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट जी। इनके बारे में यही प्रश्न अधिकतर आता है। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो कौन है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अधिकतर जागरण अभी हाल ही में वर्तमान कौन से भगवान के लिए चल रहा है, राजा राम मोहन, तो राजा राम के लिए चल रहा है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता इनको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं, आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तोता इनको कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता कहा जाता है भारत का। इब्न बतूता कहाँ से आया था भारत के अंदर, कहाँ से आता है, तो ये आता है मोरक्को, मोरक्को। इनसे संबंधित यही प्रश्न अधिकतर बनेंगे। किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के ये शासनकाल में आया था मोरक्को से इब्न बतूता। नेक्स्ट है तानसेन। तो तानसेन जो है इनका पुराना नाम क्या था, इनका नाम था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। कहाँ से आते हैं ये आते हैं ग्वालियर से, ग्वालियर। और ग्वालियर में आज भी क्या मनाया जाता है, तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। तानसेन जी ग्वालियर के जो राजा थे उनके शासक दरबार के अंदर ये हुआ करते थे। वहाँ से फरमान जारी करते हैं कौन, अकबर, और लेके चले जाते हैं तानसेन जी को अपने 9 रत्नों में से एक इनको कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं, इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाए तो भी लिख लीजिए, अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं कौन, तानसेन जी। और तानसेन जी इस प्रकार संगीत गाते थे कि बिन मौसम बरसात कर देते थे। जो पानी वाले दिए होते थे वो भी क्या है, जल उठते थे। मतलब बहुत अलग ही राग अलाप ये गाते थे। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अकबर की, तो अकबर कौन सा शासक है, मुगल है ना, सभी जानते हैं मुगल। और आज ही के दिन यानी कि अब भी
लगभग 1 घंटे पहले ही आपके यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अभी ऐलान किया, उन्होंने क्या बोला है कि आज के बाद में आपको हिस्ट्री में मुगल नहीं पढ़ना है, यानी कि मुगलों के बारे में जो आज दिन तक आप पढ़ते आए हो ना, वो चीज़ें अब खत्म हो गई हैं। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मुगलों के बारे में, यानी मुगलों से संबंधित प्रश्न भी नहीं बनेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मुगल को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे आ गया है? ये सासाराम। और सासाराम से मेरा वीडियो कौन देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये है बिहार के अंदर सासाराम में शेर शाह का मकबरा है। दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली में किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। लाहौर के अंदर किसका है? जहांगीर का। और तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की क्या है? यहाँ पे दरगाह है। तो ये मकबरा तो नहीं, दरगाह है इनका। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कौन से राज्य में स्थित है या कौन से स्थान पे स्थित है? दूसरा आता है कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कहाँ है? कलकत्ता में बता ही चुकी हूँ। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की यहाँ पे बात हो रही है तो कहाँ पे है? कन्याकुमारी। कहाँ पे आता है ये? तमिलनाडु के अंदर। और कलकत्ता की मैं बात करूं तो क्या है यहाँ पे? विक्टोरिया मेमोरियल। तो ये क्या है? कलकत्ता, जो कि 1911 से पहले क्या हुआ करती थी? भारत की राजधानी हुआ करती थी। और 1911 के बाद में कहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई राजधानी? दिल्ली। और अभी जो स्थिति है पश्चिम बंगाल की बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उस समय बहुत अच्छी थी क्योंकि राजधानी हुआ करता था, आज नहीं है। आज दिल्ली ज़्यादा मजबूत है, वो नहीं है। तो 1911 भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस पर्वत वर्तमान में भारतीय राज्य के अंदर है? विजयनगर की राजधानी जो है प्राचीन शहर हम्पी जो खंडर हो चुके हैं वो कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछा गया है तो ये आ जाएगा कर्नाटक के अंदर। हम्पी का चित्रण कौन से नोट के ऊपर है? बना हुआ प्रश्न है, लिख लीजिए कौन से नोट के ऊपर है? 50। सभी को बताया है मैंने। 2000 पे किसका है? मंगलयान। 200 पे सांची का स्तूप। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे रानी की वाव कौन से नोट के ऊपर है। नेक्स्ट है, और बात करें केरल की तो केरल मसालों के लिए जाना जाता है, तभी तो वास्को डी गामा प्रथम यहीं पे आया था केरल के अंदर। हरियाणा की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में जाना जाता है, मवेशियों के लिए जाना जाता है। ओडिशा तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है वेलूर मठ अवस्थित है। वेलूर मठ कहाँ पे है? तो ये आ जाएगा कोलकाता के अंदर। कहाँ पे है? कोलकाता के अंदर है वेलूर मठ। पुरी में क्या है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ के रसगुल्ले भी बड़े फेमस है, छोटे छोटे या बड़े बड़े पता नहीं कैसे मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की है बेसिकली बंगाली मिठाई और रसगुल्ला तो, पर रसगुल्ला यहाँ पे भी अच्छा मिलता है पुरी में। रामेश्वरम की मैं बात करूँ तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध मंदिर है। तमिलनाडु का क्या है? प्रसिद्ध मंदिर है रामेश्वरम। और हिंदू जो तीर्थ है 4 धाम उनमें से भी एक है। मदुरै की मैं बात करूं तो यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में मुझे भी जाने की बड़ी इच्छा है। मुझे एक बार इस मंदिर में जरूर जाना है। कौन सा मंदिर है ये? मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। ये भी कहाँ पे आता है? तो ये भी तमिलनाडु के अंदर ही आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना। लाइट चली गई थी उसकी वजह से थोड़ा सा घिस-पिस हो गया है ये। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की है? अगर बात करें इनके जीवन की कि सर्वप्रथम कौन सा इन्होंने क्या है आंदोलन किया था, तो यही आंदोलन आ जाएगा चंपारण का। उसके बाद में खेड़ा का करते हैं। बात करें चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1917 से। कब से? 1917 से।
ठीक 1 साल बाद खेड़ा का हो जाता है 1918 का। तो ये क्या है, आंदोलन था इनकी लाइफ का पहला, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद में। साउथ अफ्रीका में भी इन्होंने आंदोलन कर दिए थे, ये कम थोड़ी थे क्या, गांधी जी कहते हैं इनको। तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और चंपारण आंदोलन के दौरान ही इनको कौन सी उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी। तो नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को भी। क्रियाविधि सबसे पहले प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। संकल्प स्वीकार करने की बात आ रही है, राष्ट्र कौन सा हो जाएगा, कौन सा राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मुस्लिम लीग की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो कब स्वीकार किया था, 1940 के अंदर, 1940 के अंदर किया था। बात करूं मैं यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना की, किसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना होती है 1907 के अंतर्गत। 1905 और 6 के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इन दोनों सन में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। आप लोग ना कमेंट नहीं करते हो, एक तो बहुत कंजूसी करते हो कमेंट करने में। मैं पूरा पढ़ा के जाती हूँ, आपके सिर्फ कमेंट ही चाहिए मुझे। कमेंट करोगे ना तो मुझे एक मोटिवेट मिलेगा, मैं सोचूंगी कि और आपके लिए बेहतर तरीका वीडियो लेके आ पाऊँ। ऐसे तो कमेंट कर ही सकते हो ना, नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। भारत जी के अगर आप पढ़ते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो, तो भारत जी के से संबंधित आपको सब प्रकार के मैं वीडियो उपलब्ध करवा पाऊँ, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो ना। अगर चीज़ें समझ में आती है तो थोड़ा तो मोटिवेट कर सकते हो कि नहीं चीज़ें समझ में आ रही है। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज आप कमेंट करोगे, इन दोनों का आंसर भी आप मुझे बताओगे कि 1905 और 6 के अंदर हुआ क्या था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार बना लिया था। और इनका हथियार जो है ना, ये भूख हड़ताल का एक जगह इन्होंने नहीं बनाया। बात तो यहाँ हो रही है कि पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग कहाँ पे किया। लगभग इनके जितने भी आंदोलन थे, अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, एक चाटा कोई इस गाल पे मारेगा तो दूसरा भी आगे करेंगे। वो सारी चीजें किसकी खूबी थी आंदोलन में, महात्मा गांधी जी नंबर 1 थे। बात यहाँ पे हो रही है भूख हड़ताल की। प्रथम बार इन्होंने प्रयोग किया था, कब करते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं चंपारण आंदोलन के बाद में। किसका सहयोग करने के लिए, मिल मजदूरों का। साबरमती आश्रम से सीधा जाते हैं, मिल मजदूरों का साथ देने के लिए हड़ताल चल रही होती है। बताया है मैंने आपको काफी समय क्यों हड़ताल होती है। ये विक्रम साराभाई जो होते हैं ना, अंबालाल साराभाई, उन्हीं के खिलाफ उनकी जो मिल मजदूर होती है वो क्या करती हैं कि मोर्चा लेके खड़ी हो जाती है सैलरी कटौती के चक्कर में। मैंने बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ था कि उनको आंदोलन करना पड़ा था। नहीं देखा है तो जरूर देख ले, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, इतना लंबा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी। चलिए नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक, दो बहुत कंफ्यूज करेंगे ये, क्योंकि आनंद मठ के लेखक बहुत सारे क्या लगा देंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आनंद मठ के लेखक की मैं बात करूं तो कौन आ जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है, आनंद मठ के लेखक हैं। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू की मैं बात करूं तो ये क्या लिखते हैं, द विलेज सॉन्ग। क्या लिखते हैं ये, द विलेज सॉन्ग। बंकिम चंद्र चटर्जी की आप देख चुके हैं, आनंद मठ है। रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं तो इनकी है गीतांजलि, गीतांजलि। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूं तो क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इनकी पुस्तकें हैं और पुस्तकें हर बार एग्जाम में आ रही हैं। 2017 का पेपर देखना, 22 का देखना, 23 का देखना, 18 का देखना, 16 का देखना, 15 का देखना। जब भी कभी भी एसएससी का एग्जाम हुआ है, पुस्तक से संबंधित राइटर का नाम पूछा है या राइटर का नाम देके पुस्तक पूछ लेंगे, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक की यहाँ पे बात हो रही है, कौन आ जाएगा, अरविंद घोष। अरविंद घोष क्या है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है। महात्मा गांधी जी की मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग। और क्या आ जाएगा, सत्य के प्रयोग, राम नाम, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा।
बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है महात्मा गांधी ने। रविंद्रनाथ टैगोर का मैं बता चुकी हूँ, जनगण मन राष्ट्रगान भी ये लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, गीतांजलि ये लिखते हैं। राधा कृष्णन की मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी ये इनकी पुस्तक है। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुस्तक का नाम है इंडियन फिलोसॉफी। नेक्स्ट है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा गया है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी स्थापना कब होती है, 1784 के अंदर होती है। कौन करता है, सर विलियम्स जोन करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कलकत्ता के अंदर करते हैं। कोलकाता कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल के अंदर। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस जगह पे की जाती है, तो की जाती है फोर्ट विलियम्स में। और करता कौन है, सर विलियम्स जोन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के में स्थानांतरित कर दी थी। ब्रिटिश क्राउन के अंदर इन्होंने स्थानांतरित की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब की गई थी, 1600 के अंदर की गई थी। कहाँ पे होती है, लंदन के अंदर होती है। भारत में कब होती है, 1608 में होती है। किस जगह पे होती है, सूरत में होती है। कौन करता है, हॉकिंस जी करते हैं। हॉकिंस लॉर्ड हॉकिंस के द्वारा की जाती है। तो ये सारे प्रश्न नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है। निर्वाचित करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए मंजूरी दी गई थी, तो ये आता है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंदर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या आता है, आरटीआई नियम आता है, सूचना का अधिकार इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा के इसके अनुसार गठित की गई थी। भारत की संविधान सभा को गठित किया गया, किसके अनुसार किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का जब गठन हुआ तो प्रमुख सदस्य कौन कौन आते हैं, प्रमुख सदस्य कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अबुल कलाम आजाद और बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या है, प्रमुख सदस्यों के रूप में है। कितने सदस्यों के सिग्नेचर हुए थे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताया था मैंने कितने सदस्यों ने वहां पे सिग्नेचर किया था। भारतीय संविधान को बनने में लगा हुआ समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। पूरा का पूरा संविधान बन के रेडी हो गया था, 1950 में अंगीकृत कर दिया गया था। सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, सारे वीडियो आप अच्छे से कंप्लीट करें, आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है। टोटल 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, 10 देशों से। इसके लिए भी अगर आप चाहो तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगी। पूरे 10 देशों के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि रूस से क्या लिया है, ब्रिटेन से क्या लिया है, आयरलैंड से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। तो सारे के सारे जितने भी देश हैं, उन सारे देश में से भारत के संविधान में कौन कौन सी चीजें शामिल की गई है। अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मैं दूसरे दिन ही आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगी। चलिए, भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आयरलैंड से, आयरलैंड और स्पेन से। कहाँ से, आयरलैंड और स्पेन से ली गई है। जापान और कोरिया से कोई चीज नहीं है।
जापान से भी कोई चीज नहीं है। यूएसए और यूके से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, क्रमशः ये है ना कर्तव्य। तो ये सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं, चीन से कुछ भी नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? कौन सी अनुसूची के अंदर आता है? दल बदल का सिद्धांत अनुसूची 10वीं के अंदर आता है। किस में आता है? 10वीं के अंदर आता है। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? एक और छूट गया है यहाँ पे, भाग कितने थे? भाग 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 390 सारे ऑप्शन में। इसका आंसर है ही नहीं। इसका आंसर की मैं बात करूं तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 24 भाग। और वर्तमान की मैं बात करूं तो 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और भाग कितने हो गए हैं? 25 भाग हो चुके हैं। स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष भी पढ़ लेना, पूछे जाएंगे एग्जाम में। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछा जाएगा। सब चीजें पढ़ा चुकी हूँ, जरूर लिख लीजिएगा इन चीजों को। चलिए नेक्स्ट है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहले राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। आंध्र प्रदेश कब बनता है? 1963 के अंदर बनता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे चलती है? तो लैंग्वेज यहाँ पे चलती है कौन सी? तेलुगु। कौन सी चलती है? तेलुगु लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। इसी से एक और राज्य अलग होता है, तेलंगाना। किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश से। कब हुआ था? 2014 में ये अलग हो जाता है आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना अलग हो गया 2014 में। केरल की स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना होती है 1961 के अंदर। तमिलनाडु की मैं बात करूं तो इसकी स्थापना होती है 1956 में। और बहुत सारे राज्यों की स्थापना लगभग 1956 के अंदर हुई है। तो ऐसे ही अगर नहीं भी आता है तो अंदाज से ही लगा लेना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी कि अगर रियासतें एक ना होती तो भारत के कई टुकड़े होते और भारत के टुकड़े होते तो अलग अलग राष्ट्र होते। अलग अलग राष्ट्र होते तो घूमने के लिए आपको वीजा लगाना पड़ता और वीजा लगा के फिर आप घूम। जैसे कि अगर आप राजस्थान से यूपी में जा रहे हो तो आपको वीजा चाहिए। फिर आप झारखंड से यूपी के अंदर आ रहे हो तो भी आपको वीजा चाहिए। यानी कि हर एक जगह जाने के लिए क्या है? आपको वीजे की जरूरत पड़ सकती थी। पर अगर वीजे की आज जरूरत नहीं है तो इसकी देन सिर्फ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाता है और वो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा जाता है इनको? लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी बनी हुई है? इन्हीं की बनी हुई है। कहाँ पे है? केवड़िया के अंदर, अहमदाबाद के अंदर है। 500 से अधिक। बात करूं मैं रियासतों की तो 565 टोटल रियासतें थी। 3 रियासतों ने नाटक किए थे, फिर भी ये लाइन पे लेके आ गए थे उनको। कौन कौन सी थी? जूनागढ़, पूछा जाता है एग्जाम में, नोट डाउन कर लीजिए। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कश्मीर के राजा डोगरा बहुत नाटकबाज थे। नहीं हमको अलग राष्ट्र बनाना है, अलग रहेंगे, उसका मुद्दा ही तो लेके अभी तक प्रॉब्लम में था। 370 धारा तो अभी तो हट चुकी है पर पहले बहुत ज्यादा इन्होंने प्रॉब्लम करी है। तो 3 थे और हैदराबाद के निजाम आना नहीं चाहते थे, उनके भी अलग ही नखरे चल रहे थे। तो सबको लाइन पे कौन लेके आते हैं? सरदार पटेल उनको लाइन पे लेके आते हैं। 565 रियासतें होती हैं। प्रांत की मैं बात करूं तो 17 टोटल प्रांत होते हैं। और प्रांतों के आधार पर ही पहले क्या होता था? चुनाव होते थे। यानी प्रधानमंत्री जी को प्रथम बार जो चुनाव होते हैं उसमें कौन से सदस्य भाग लेते हैं? कमेंट करके बताइएगा। रियासत के सदस्य आते हैं या फिर प्रांत के सदस्य उसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो सभी जानते हैं देश के प्रथम क्या रहते हैं? पीएम रहते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और इन्हीं के जन्म दिवस को क्या है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इनको क्या कहा जाता है? दलितों के पिता भी इनको कहते हैं, दलितों के भगवान भी इनको कहते हैं। दूसरा संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में भी। प्रेम बिहारी नारायण जी की मैं बात करूं तो ये क्या है? संविधान लिखा है इन्होंने, संविधान लिखा है।
बात करें संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। पर लिखा किसने है, एक एक जो अक्षर है अपने हाथों से लिखा है, किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण जी के द्वारा लिखा गया है संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है, संख्या पूछी गई है, सभी को आता होगा, फिर भी देख लीजिए। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक ही केंद्र शासित प्रदेश में आप कंफ्यूज होते हो, दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव एक हो चुके हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लद्दाख अलग बन चुका है। आटो का आटो यूनियन टेरिटरीज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शनल ऐसे पूछ लेंगे इनमें से कौन है जो कि केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है या इनका विलय कर लिया गया है, तो अभी तक नहीं पढ़ा है तो जरूर इनको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया की सबसे बड़ी गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किसके लिए किया गया है, सीएनजी के लिए। सीएनजी का उत्पादक ज्यादा हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा याद रखिए, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है। उद्घाटन होता है इंदौर में। कहाँ पे होता है, इंदौर में। इंदौर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। और सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में सर्वप्रथम नाम किसका आता है, इंदौर का ही आता है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की गई है। नाम से ही समझ जाइए बात कहाँ की हो गई है, उत्तर भारत की नहीं दक्षिण भारत की बात हो रही है। जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। कहाँ पे होती है, कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे होती है, कर्नाटक में होती है जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा एवं भारत का इग्लू कैफे कहाँ पे स्थापित किया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर। इस इग्लू कैफे का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, नाम जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, तुंगभद्रा आरती परियोजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तुंगभद्रा कहाँ पे होती है, तो तुंगभद्रा होती है कर्नाटक के अंदर। तुंगभद्रा आरती परियोजना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ग्राम पंचायत को भारत का प्रथम सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनाने का गौरव प्राप्त किसे प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय ग्राम पंचायत जो कि प्रथम सैनिटरी नैपकिन मुक्त ये बन चुका है, बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। कुंबलंगी गांव है जो कि कोचीन कहाँ है, केरल के अंदर पड़ता है। वहाँ का एक गांव है जो कि मुक्त हो चुका है और गौरव प्राप्त हुआ है उसे। नेक्स्ट है, राज्य में मोनाल पक्षी की कलकी को टोपी पर लगाकर पहनने का प्रतिबंध लगा दिया है। मोनाल पक्षी की कलकी समझते हो ना, किसी की शादी होती है और वो साफा लगा के उसके ऊपर तुर्रा लगाते हैं, तो बहुत सारे क्या है कि पक्षियों के पर जो होते हैं उनके बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। मोनाल पक्षी की कलकी को टोपी पर लगा के पहनकर घूमना प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप कलकी को क्या है अब सिर पे नहीं लगा पाओगे, बहुत सारे लगाते हैं ना, ऐसे चिड़िया के जैसे पर आते हैं बहुत सारे, वो भी लगा लेते हैं। तो ये तो अच्छा ही काम हुआ है, क्योंकि पक्षियों को बेवजह ही मार दिया जाता है। तो मोनाल पक्षी की जो कलकी है उसको टोपी पर लगाना अनिवार्य प्रतिबंधित कर दिया है। तो इस चीज को अभी खत्म किया है, तो अच्छा किया है। कौन सी राज्य सरकार करती है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया जाता है। कौन करता है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। कहाँ पे की गई है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च होती है तो ये होती है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे होती है, कर्नाटक के अंदर लॉन्च होती है। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। कब होता है, 1191 में होता है तराइन का युद्ध। 1192 में होता है तावड़िया का युद्ध। तावड़िया युद्ध होता है 1192 के अंदर। तराइन का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो किस किस के मध्य होता है तराइन का युद्ध, और पृथ्वीराज चौहान, घोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। तो ये क्या है, तराइन का युद्ध है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कहाँ पे था, राजस्थान के अंदर हुआ था। राजस्थान के अंदर कहाँ पे होता है, हल्दी घाटी एक क्षेत्र है, वहां पे होता है हल्दी घाटी क्षेत्र है, वहां पे हल्दी घाटी युद्ध होता है। और किन किन के मध्य हुआ, तो अकबर
और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? अकबर और महाराणा प्रताप। कब होता है? 1576 के अंदर होता है। कहा जाता है इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, पर ऐसा नहीं है, कहीं से भी कहीं तक आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यहाँ पे महाराणा प्रताप की हार हुई थी। कहा जाता है ना अकबर की यहाँ कभी जीत हुई, ना महाराणा प्रताप कभी हारे, क्योंकि महाराणा प्रताप का जो भाला था, वो सेनापति जो आया था लड़ने के लिए, मान सिंह। कौन? अकबर के 9 रत्नों में से एक था मान सिंह, जो कि अकबर की सेना का सेना नायक बना हुआ था और वो ही लड़ने के लिए आया था। अकबर यहाँ पे नहीं आया था लड़ने के लिए, ये स्पष्ट कर दूं मैं, इस हल्दी घाटी युद्ध में अकबर लड़ने के लिए नहीं आया था, मान सिंह आया था, उनका 9 रत्नों में से एक, जो कि क्या है, महाराणा प्रताप के बिल्कुल निकट पहुंच जाता है लड़ाई करते हुए। तो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, अपने भाले को इसके गर्दन तक, यानी कि यहाँ तक ले जाते हैं, इतना सा बचाते हैं बस, और बोल देते हैं कि जा, तू भी राजपूत है, मैं तेरे ऊपर वार नहीं करता, एक और सुधरने का मौका देता हूँ। तो अगर वो वहाँ पे मार देते तो युद्ध तो वहीं खत्म हो जाता ना, तो फिर महाराणा प्रताप की जीत होती। तो ये चीज़ें अब बहुत मतलब सेंसिटिव बनी हुई है कि क्या हुआ था आखिरकार, महाराणा प्रताप जीते थे या हार गए थे, क्योंकि यहाँ पे किसने साथ दिया था महाराणा प्रताप का, कौन सी जनजाति ने साथ दिया था। अगर आप राजस्थान से हैं, अच्छे से पढ़ा है महाराणा प्रताप के बारे में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने साथ दिया था इनका। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन किन के मध्य हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब होती है? 1526 में होती है। दूसरी कब होती है? 1576 में होती है, 1556 में होती है सॉरी, और तीसरी होती है 1761 के अंदर। तो ये 3 लड़ाइयाँ थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में होती है पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा युद्ध किसे कहा जाता है? भारत के सबसे बड़े युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, किसे कहा जाता है? अब आप में से बहुत सारे या तो कलिंग युद्ध लगा देंगे या चौसा का युद्ध लगाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। चौसा के युद्ध की मैं बात करूँ तो कौन लड़ता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। कलिंग युद्ध की मैं बात करूं तो अशोक को आप सभी याद करते हैं कलिंग युद्ध से संबंधित, क्योंकि उसी के बाद में धम्म चक्कर परिवर्तन हो गया था और उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। हल्दी घाटी का अभी जस्ट पहले ही बताया है कौन कौन लड़ता है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य का युद्ध है। भारत के सबसे बड़े युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है तो महाभारत का युद्ध है, जो कि सबसे बड़ा युद्ध होता है इतिहास का, भारत के इतिहास का। 18 दिन तक चलता है। कौन कौन लड़ते हैं इसमें? कौरव और पांडव दोनों लड़ते हैं। जीत किसकी होती है? पांडवों की इसमें जीत होती है, क्योंकि एक सॉन्ग भी है ना, पांडवों की भीड़ हो या क्या कहते हैं, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। सुना होगा ना आप सभी ने। तो वो चीजें ज्यादा महत्व रखती हैं कि सत्य की हमेशा ही विजय होती है, और महाभारत का युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है भारत के इतिहास का, और 18 दिन तक ये चला था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विवेकानंद जी के कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी की मैं बात करूं तो मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं अपन? नया साल मनाते हैं, सभी को पता है। इसके अलावा ऐसी कोई डेट नहीं है जो आपको याद रखना चाहिए। 1 जनवरी सभी याद रखते हैं। 25 जनवरी की मैं बात करूं तो 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? दाता दिवस, मतदाता दिवस। क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? काफी समय रिपीट हुआ है प्रश्न, आपके एग्जाम में भी आएगा। 17 से लेके अभी तक की जो भी एग्जाम हो चुकी है सब में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी स्वाभाविक है किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ लेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी। कब? 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक योजना काफी समय एग्जाम में आती है, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना है। स्वर्णिम
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इन्होंने 4 महानगर को एक साथ सड़कों के द्वारा जोड़ दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ये कवि भी थे, इनकी 51 कविताएं काफ़ी ज़्यादा आती है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र मोदी जी। इनके जन्मदिन से संबंधित तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, पर बता देती हूँ 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस आता है, 17 सितंबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मैं बात करूँ तो इनका जन्म दिवस आता है 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बाल दिवस, बाल दिवस मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मैं बात करूं तो इनका जन्मदिन अगर आपको याद रखना चाहिए तो करना ही चाहिए, मतलब बहुत सारे क्या है इनका जन्मदिन याद नहीं रखते हैं। 2 अक्टूबर की बात आते से ही सीधी एक ही चीज़ याद आएगी, क्या है, महात्मा गांधी जी, पर इनका जन्म दिवस भी उसी दिन है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जो कि क्या है, भारत के 2nd PM ये रहते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री की अगर मैं आपसे बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उप प्रधानमंत्री की मैं बात करूं तो कौन आएगा, सरदार पटेल आएंगे। पर बात यहाँ पे प्रधानमंत्री की हो रही है केवल, तो 2nd प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अभी बताया मैंने, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 10 फरवरी को क्या मनाते हैं, 10 फरवरी को आप सभी को याद होगा टेडी डे मनाया जाता है, टेडी डे, टेडी डे क्या मनाते हैं, टेडी डे। आपने भी बहुत सारे टेडी गिफ्ट किए होंगे ना, किसी न किसी को किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, है ना, मुझसे मत छुपाना। चलिए टेडी डे मनाते हैं। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे, यही याद होगा ना, ब्लैक डे किसी को याद नहीं होगा कि 14 फरवरी को क्या है। 22 मार्च की मैं बात करूं तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ में क्या है, बिहार का स्थापना दिवस भी है, बिहार का स्थापना दिवस भी मनाते हैं, स्थापना दिवस। 22 अप्रैल की मैं बात करूं तो क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। सारे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिवस ही लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं, गांधी जी आ गए थे साउथ अफ्रीका से, इंडिया में पहली बार कदम रख लिया था, इसीलिए 9 जनवरी को ये आए थे। और उसके बाद में क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन तीनों का आप मुझे और कमेंट करके बताओगे कि इन तीनों में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया है। हाल ही में किसकी मृत्यु हुई है, सभी लोग जो भी ऑप्शन में है सभी मर चुके हैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे दिया गया है, तो दिया गया था मुलायम सिंह यादव जी को। कौन थे मुलायम सिंह यादव, तो ये क्या थे, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। दूसरा क्या है, भारत सरकार में क्या रहते हैं ये, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री के पद पे भी ये रह चुके हैं। एक लड़के का वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब ये एक्सपायर हो गए थे, अभी हाल ही में एक्सपायर हुए ना ये, तो इनका एक लड़के का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था। वो बोल रहा था कि मैंने लगभग 20-25 साल से अभी तक चप्पल नहीं पहनी है, मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन मुलायम सिंह यादव जी PM बनेंगे उसी दिन मैं क्या है चप्पल पहनूंगा। उस बेचारे का सपना अभी भी अधूरा रह गया है, अब पता नहीं वो चप्पल पहनेगा कि नहीं पहनेगा। आपको क्या लगता है, पहनना चाहिए उसको, नहीं पहनना चाहिए? आप तो महानुभव हो, आप अच्छे से लिखोगे इसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं तो जरूर बता देना, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी को PM बनते हुए देखना उसका बहुत बड़ा सपना था। चेक करना, यूट्यूब पे होगा उसका वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजू श्रीवास्तव जी, ये कॉमेडियन थे और इनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अरुण जेटली जी को सभी जानते हैं और सुषमा स्वराज जी को भी सभी जानते हैं, इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। नेक्स्ट है 2023 का पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा पद्म विभूषण से संबंधित, कितने लोगों को मिला है देख लीजिए। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 6 लोगों को। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, 6। पद्म भूषण की मैं बात करूं तो भूषण कितने लोगों को मिला है, 9। पद्मश्री की मैं बात करूं, पद्मश्री की तो ये कितने लोगों को मिला है, 91। सभी को काउंट करने पे 106 होता है, यानी अगर आपसे पूछे जाए कि टोटल कितने लोगों को पुरस्कार मिला है तो टोटल 106 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं अपने।
तो अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करो वीडियो को रोक के, और लाइक भी नहीं किया है तो लाइक भी जरूर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट है, भारत का पहला भारत रत्न किसे दिया गया है? भारत का पहला भारत रत्न की बात हो रही है, किसे दिया गया है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो तीनों को एक साथ में दिया गया था। क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न, भारत रत्न तीनों को एक साथ दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की मैं बात करूं तो यह प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार प्रथम व्यक्ति हैं जिनको क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा उल्टा बनेगा, तो इनमें से कौन है जिसे कि प्रथम बार भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? या फिर आपसे 3 क्वेश्चन एक साथ देके ये तीनों सभी ऐसे करके भी पूछा जाए तो भी आप कर लेना। तीनों ही आपको याद रखना है। भारत का जो पहला भारत रत्न मिला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चंद्रशेखर वेंकट रमन, तीनों को एक साथ मिला था। मेरी तबीयत सही नहीं है, आवाज़ थोड़ी डीप और आने लग गई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, यानी कि 2021 से पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और अब इसका नाम क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो चुका है। किसके नाम पे रखा गया है? हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, इसके नाम पे रखा गया है। पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, जो कि क्या है? खेलों का सबसे सर्वश्रेष्ठ बड़ा पुरस्कार है। खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार, प्रश्न आएगा कि खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, तो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार ये हो जाएगा, सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार सेकंड नंबर पे दिया जाता है खेल में ही उत्कृष्टता के लिए। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करूं तो ये भी सबसे बड़ा पुरस्कार है, पर किस क्षेत्र में? कोच के लिए, कोच को दिया जाता है। किसको? कोच को। प्रशिक्षण जो देते हैं ना, ट्रेनिंग जो देते हैं, जिनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी, सतलज नदी भी बोलते हैं, सतलुज भी बोलते हैं। कहाँ से होता है उद्गम? मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है सतलुज नदी का उद्गम। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे होता है तवी नदी का उद्गम। किसका होता है? तवी नदी। गंगोत्री से होता है गंगा नदी। और कांगड़ा कहाँ पे आता है? हिमाचल के अंदर, यहाँ से कोई नदी नहीं। नेक्स्ट है, गंगा नदी की कुल लंबाई क्या है? गंगा नदी की लंबाई की बात हो रही है तो 25-25 इसकी लंबाई हो जाएगी। 25-25 इसकी लंबाई हो जाएगी गंगा नदी की। और गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की बात हो रही है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आ जाएगी? तो ये आ जाएगी नील नदी। कौन सी आ जाएगी? नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उद्गम कौन से देश से होता है इसका उद्गम। कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसका कि उद्गम कहाँ से होता है। सोन नदी की मैं बात करूँ तो सोन नदी कहाँ है? अपने इंडिया में ही है। अमेजन नदी कहाँ की है? अमेरिका की है। और सिंधु नदी कहाँ की है? सिंधु नदी तिब्बती एरिया से आती है बेसिकली, पर जाती कहाँ पे? ज़्यादा मात्रा यानी 80% पानी कहाँ पे है? पाकिस्तान के पास में है। 20% अपने पास में है, यानी भारत के पास में है। 5 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसकी, जो भी काफ़ी समय एग्जाम में आती हैं, लिख देती हूँ मैं। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। ये पांचों की पांचों नदियां जो हैं ये क्या हैं? पांचों की पांचों नदियां क्या हैं? ये इसकी सहायक नदियों में से एक है सिंधु नदी की। और सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में ही ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है इसका, तो ये नदी कहाँ की हो जाएगी? पाक की हो जाएगी। पाक पे ज़्यादा इसका हक है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कौन सी नदी मिलकर बनाती है? ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है यहाँ पे। कहाँ पे बनता है? अपने देश भारत में, पश्चिम बंगाल में।
बंगाल टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर है सुंदरवन, जहाँ पे क्या है सबसे बड़ा डेल्टा बनता है विश्व का। कौन कौन सी नदी मिलके बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहीं पे एक और नदी का मिलन होता है, बांग्लादेश से आती है, बांग्लादेश जो कि पद्मा के नाम से जानी जाती है, और आगे चल के पद्मा ही किसी नदी का नाम है तो गंगा नदी का नाम हो जाएगा पद्मा नदी। गंगा यमुना की मैं बात करूँ तो गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज, प्रयागराज। और यहीं पे क्या लगता है? कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे इनका संगम होता है। क्या है? जहाँ पे इनका संगम होता है वहाँ पे क्या है? मेला लगता है कुंभ का। नर्मदा और चंबल ये दोनों ही नदियाँ कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। चंबल कहाँ से उद्गम होती है? झानापाव से, झानापाव से, झानापाव की पहाड़ियों से। और नर्मदा कहाँ से होती है? अमरकंटक, अमरकंटक से होती हैं। ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र से निकलती हैं, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। कहाँ से निकलती हैं? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं। चलिए आगे बढ़े। आप साथ साथ में जरूर लिखिएगा जो भी मैं एडिशन चीज़ें बता रही हूँ, एग्जाम में आएगी। नेक्स्ट है तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अब प्रश्न आ चुके हैं मुख्यमंत्री वाले, त्योहार वाले, बहुत सारे प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री आ जाएंगे M.K. स्टालिन। एक जो इनकी बहुत प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रही है वो है जयललिता जयराम। इनको क्या कहा जाता था? अम्मा, सबकी माँ इनको बोला जाता है तमिलनाडु के अंदर, तो अम्मा इनको कहा जाता था। जयललिता जयराम तमिलनाडु की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन हो जाएगा। आर एन रवि की मैं बात करूँ तो ये वर्तमान में राज्यपाल हैं वहाँ के। R.N. रवि कौन है? तो ये वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे तमिलनाडु के। मुंशीवर नाथ भंडारी तो ये कौन है? ये एक न्यायाधीश है, न्यायाधीश। पहले कहाँ पे बैठते थे? चेन्नई के अंदर बैठते थे मुंशीवर नाथ भंडारी जी। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री पूछा गया है। ये देखना मैंने इस प्रकार का जो क्वेश्चन लिया है इसमें आप देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। हेमंत बिस्वा राव, आपको सरनेम भी पता होना चाहिए। शर्मा ये वाला नहीं, ये शर्मा ये वाला है, ये शर्मा जी अलग है और ये शर्मा अलग है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आ जाएगा हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है? असम के मुख्यमंत्री जी हैं। नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं, नागालैंड। नीतीश कुमार कहाँ के हैं? सभी जानते हैं बिहार के हैं। ये सारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ जाएंगे पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। देखो उत्तराखंड क्या है? देवभूमि है, मतलब भगवान की भूमि है। और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं ना, इनके नाम भी आप देखिए बिल्कुल भगवान से ही मिलते जुलते हैं। पुष्कर सिंह धामी, तीर्थ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत। अधिकतर रावत रावत क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पूरी लिस्ट चेक करना, पुराने पुराने जितने भी मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको उत्तराखंड के, तो वो सारे क्या है? रावत वाले ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर किस किस ने देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं? पड़ोसी देशों से सीमा बनाने की बात हो रही है। 16 राज्य बनाते हैं। सबसे अधिक सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, यही बनाते हैं ना सबसे अधिक। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि इस बॉर्डर पे जो आते हैं, ये वाले ज़्यादा बनाते हैं और ये वाले तो थोड़ा कम ही बनाते हैं। देखो नक्शा अच्छे से बनता नहीं है इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान वगैरह इनसे तो बनाते ही हैं। तो टोटल 16 राज्य जो है कि पड़ोसी देशों से क्या है? अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है अकबर के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत कहाँ पे पाई जाती है? अकबर के द्वारा लगभग सारी चीजें अकबर के द्वारा ही बनाई गई है। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने। लाहौर
और एक ने बनाया अलग ने, ये भी अकबर के खानदान का ही है, यानी कि मुगलों से संबंधित ही है ये। इलाहाबाद किले के अंदर क्या है, सबसे अधिक अच्छी इमारतें और कलाकृति आपको यहाँ देखने को मिलेगी, इलाहाबाद के अंदर ही है। इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सिकरी भी इन्हीं ने बसाई है और आगरा का किला भी इन्होंने ही बनाया है। यहाँ पे ताजमहल की नहीं, किले की बात हो रही है, किला अकबर के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? मनसबदारी देना शुरू किसने कर दिया था? अकबर ने कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये जहाँ पे भी जाता था क्या करता था, अपने संबंध अच्छे रखने के लिए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए, हर जगह क्या है, शासक करने के लिए क्या करता था, विवाह स्थापित करता था। और विवाह स्थापित करने के बाद में क्या है, वो राज्य इसी के अधीन आ जाता था, और अधीन आ जाने के बाद में जिसका राज्य था उसको क्या है, मनसबदारी ये दे दिया करता था। मनसबदारी मतलब आप अपना राजपाट अच्छे से करो, बस नाम रखो कि हम हैं, बस आगे, हमसे आगे और कोई नहीं है। तो वो सारी चीजें कौन करता था? अकबर करता था। बाबर कौन था? तो बाबर क्या है, ये मुगल वंश का संस्थापक है, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। और इसी का बेटा कौन आता है? हुमायूं, जो किससे लड़ाई करता है? शेरशाह सूरी से करता है। हुमायूं का बेटा कौन आता है? अकबर, अकबर का शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय और पतन एंड में, सारी चीजें हैं ये। नेक्स्ट है कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री कौन है? कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्री आपसे पूछा गया है। पेंशन मंत्री, गंगा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, इसके अलावा भी बहुत सारे विभाग, योजना आयोग, सभी किसी के पास में है? नरेंद्र मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री जी के पास में है। प्रधानमंत्री, सीधा आप शिकायत कर सकते हो इनसे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री है, गृह मंत्री। अश्विनी वैष्णव की मैं बात करूं तो ये कौन है? रेलवे मंत्री है, रेलवे मंत्री। राजनाथ सिंह कौन है? तो ये कौन आ जाएंगे? रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री की यहाँ पे बात हो रही है, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन आ जाएगा? तो शिक्षा मंत्री आ जाएंगे धर्मेंद्र। नेक्स्ट, हरदीप पुरी की मैं बात करूं तो हरदीप पुरी क्या है? आवास मंत्री है ये, आवास मंत्री। आवास मंत्री। नितिन गडकरी की मैं बात करूं तो कैसे याद करवाया था मैंने आपके, सड़क पे क्या हो जाता है? गड्ढे हो जाते हैं, तो क्या है? सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। मनसुख मंडाविया की मैं बात करूं तो क्या है? स्वास्थ्य मंत्री। क्या है ये? स्वास्थ्य मंत्री। मनसुख मंडाविया क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट है, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? कानून एवं न्याय मंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएगा किरण रिजिजू। क्या है? किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री है ये। एस जयशंकर की मैं बात करूं कि सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो हैं ये कौन है? तो ये आ जाएगा विदेश मंत्री, विदेश मंत्री है ये, विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा कौन है? जनजाति मंत्रालय इनके पास में है, जनजाति मंत्रालय। तो जनजाति मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे? अर्जुन मुंडा। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो गजेंद्र सिंह शेखावत कौन हो जाएंगे? तो ये आ जाएंगे जल मंत्री। कौन है ये? जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय मुख्यमंत्री कौन है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के मंत्री आपसे पूछा गया है, तो कौन आ जाएगा? ये मुख्यमंत्री थोड़ा गलत टाइप हो गया है, टेक्निकल टीम थोड़ी सोती रहती है ना, इसलिए। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के मंत्री के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन आ जाएगा इस जगह? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहाँ से आते हैं? एमपी से, सिंधिया घराने से हैं ये। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये क्या है? पिछली खिड़की वाले हैं भाई। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह पुरी, इनके बारे में बता चुकी हूं। अनुराग सिंह ठाकुर, तो ये कौन है? ये है खेल मंत्री। रमेश पोखरियाल, ये कौन है? रमेश पोखरियाल जी, तो ये आ जाएंगे पेट्रोलियम मंत्री आ जाएंगे रमेश पोखरियाल जी। आगे बढ़े। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकार पर निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों पर निलंबन यानी कि किसी भी चीज को हटाना या पारित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होता है? तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास में। और कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति जी क्या है? नाम मात्र के शासक है। भाई आप देखिए, हर चीज को पास करना फेल करना इनके हाथ में है। ये क्या है? लोकसभा को भी भंग करने का अधिकार रखते हैं, वित्तीय आपात भी लगा सकते हैं, आपातकालीन चीजें भी ये घोषणा कर सकते हैं। कोई भी बिल पास करने के लिए इनके पास में जाता है तो ये चाहे तो मना कर सकते हैं पर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि धन विधेयक हो या अन्य विधेयक इनको सिग्नेचर करना ही होता है। तो हर तरीके से किसके हाथों में शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का शासक है। तो आप देखिए ना, मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में है। नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा स्पीकर, अभी इनका काम क्या होता है? लोकसभा की अध्यक्षता तो ये करते ही हैं, पर दोनों जो सदन होते हैं ना, क्या क्या है? राज्यसभा और क्या है? लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की अगर संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास में है? लोकसभा स्पीकर के पास में ही है। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर आते हैं? तो आप याद रख लीजिए, क्या? सरला। तो क्या है? 79, 80 और 81। 79 के अनुच्छेद में लिखा गया है संसद के बारे में, 80 के बारे में लिखा गया है राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा के बारे में 81 के अंदर लिखा गया है। लोकसभा को क्या है? निम्न सदन कहा जाता है। अपर सदन, उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी की मैं बात करूं तो योजना आयोग के ये अध्यक्ष हैं, और प्रधानमंत्री जी कौन है भी वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 30+1, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी क्या है? सहायक न्यायाधीश के अंदर है। तो टोटल न्यायाधीश कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं सबसे लंबे समय तक। टोटल 12 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उनका त्याग पत्र कौन लेता है? सभी के सभी अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में है। तो अपना त्याग पत्र भी किसको देना होता है? तो राष्ट्रपति जी को ही देना होता है। नेक्स्ट है किस एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? कौन सा एक्सप्रेसवे है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कहाँ है? एमपी के अंदर है, और इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि कौन थे ये? भारत के प्रधानमंत्री जी थे। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH-44 है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से कहाँ जाता है? कन्याकुमारी। और अगर मैं यहाँ एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो आ जाएगा NB966B। तो ये क्या है? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कितने किलोमीटर का है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी सतत वार्षिक को संबोधित करता है? तो किसको करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संबोधित ये करता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। कौन थे ये? बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े कार्ल मार्क्स। और इनके साथ में कौन आता है? लेनिन। नाम सुना होगा ना, दोनों ही बहुत बड़े राइटर हैं। इनकी पुस्तक किसकी फेवरेट हुआ करती थी? अपने देश के राष्ट्रपुत्र यानी भगत सिंह की क्या है? बहुत फेवरेट हुआ करती थी। जब उनको फांसी होना था तो उनसे पूछा गया आखिरी आपकी क्या है, मतलब आखिरी जो होती है ना ख्वाहिश, वो पूछी गई। तो उन्होंने बताया मुझे कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ना है, लेनिन की बुक पढ़ना है, वो पढ़ के ही मैं उठूंगा, उसके बाद में क्या है आप मुझे फांसी दे देना। तो ये बहुत बड़े राइटर थे, इनकी पुस्तक वो पढ़ा करते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? शुक्र है, यहाँ पे नाम कौटिल्य का नहीं है, नहीं तो वही हो जाता। अर्थशास्त्री किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्री।
अगर आपकी 11th-12th में आर्ट्स रही होगी तो आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है, मांग जब बढ़ती है तो वस्तु की कीमत भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग घट जाती है तो वस्तु की कीमत भी क्या है, घट जाती है। सब कुछ किस पे निर्भर करता है, उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। पढ़ा होगा ना आप सभी ने। पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? जल से आच्छादित कितना है, 71% पे क्या है, जल है। 29% पे क्या है, भूमि है जिसपे क्या है, लोग निवास करते हैं। बाकी क्या है, सब पानी से घिरा हुआ एरिया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो वो आ जाएगा हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क क्या है, सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी इसका वर्तमान में नाम है। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के अंदर है। कांजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। राजाजी यूपी के अंदर है, राजाजी उत्तराखंड के अंदर है। थोड़ा कंफ्यूजन है इस प्रश्न में, आप क्लियर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे स्थित है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर का अर्थ क्या है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे आ जाएगी, उत्तराखंड के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? स्थित है मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व। तीनों के तीनों रिजर्व कहाँ पे हैं, ओडिशा के अंदर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सोनितपुर हाथी रिजर्व, तो ये असम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी पाई जाती है? सबसे अधिक उत्कृष्ट मृदा कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? अगर इसके आंसर की मैं बात करूं तो केरल में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती हैं, झारखंड में पाई जाती हैं। ये सभी साइड जो मिट्टी है ये कौन सी है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इसके आंसर ये दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछी गई है। बात यहाँ पे मैं करूँ कि भारत के साथ साथ में विश्व की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी आ जाएगी, तो कौन सी आ जाएगी, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ये क्या है, विश्व की भी सबसे बड़ी जनजाति है। एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा आपको कंफ्यूज कर सकता है, किस प्रकार से, अगर आपसे यहाँ ये पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है, क्या, प्रश्न ध्यान से सुनिए, जनजातीय समूह की बात हो रही है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो वो आ जाएगा भील। भील समुदाय का जो होता है जनजातीय समूह सबसे बड़ा होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट है खासी गारो तथा जयंतिया जनजाति रिक्त स्थान कौन से राज्य के अंदर निवास करती है, तो कौन से राज्य में आ जाएगी, मेघालय के अंदर आ जाएगी। और कौन सी पहाड़ी पे ये निवास करती है, तो ये खासी गारो जयंतिया, यानी ये पहाड़ी का नाम भी है खासी गारो। इसी के जस्ट पास में क्या आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता है, बंगाल की खाड़ी आ जाती है। नेक्स्ट है डांडिया, तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये आ जाएगा गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। राजस्थान की मैं बात करूँ तो राजस्थान का घूमर प्रसिद्ध है। दूसरा है तेरह ताली, तेरह ताली। छत्तीसगढ़ का क्या है, पनवानी, पनवानी नृत्य है। उत्तर प्रदेश का क्या है, रासलीला। क्या है, आत्मा परमात्मा के मिलन का अभिसार है, यही महारास है, यही महारास है। बहुत सारे गाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है ये गाना। नेक्स्ट है भीलों के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम क्या है, तो लोक नाट्य का नाम हो जाएगा गेर और दूसरा हो जाएगा गवरी। गेर और गवरी कहाँ का है, तो ये अधिकतर चलता है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ये दोनों ही राज्य में अधिक चलता है। स्वांग कहाँ का है, तो स्वांग राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सभी जगह चलता है बेसिकली। तमाशा और लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। और रणमत कहाँ का है, ये भी राजस्थान का है, राजस्थान का हो जाएगा। आगे बढ़े।
नेक्स्ट है पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? वाद्य यंत्र है इनका संतूर बजाते हैं, पद्म विभूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। बांसुरी कौन बजाता है? हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन बजाते हैं, जाकिर हुसैन। और वालियन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वालियन कौन बजाता है, कौन बजाते हैं वालियन, बताना जरूर कमेंट करके। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मुंह के द्वारा बजाया जाता है वाद्य यंत्र, आपसे पूछा गया है, कौन सा आ जाएगा? अलगोजा, अलगोजा। हमारे इधर राजस्थान में गाने चलते हैं, अलगोजा बहुत बजता है, तो अलगोजा मुंह से बजाया जाता है। एकतारा, नौबत, ताशा ये सभी हाथों से बजाए जाने वाले यंत्रों में से एक है। नेक्स्ट है केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे आपसे पूछा गया था? तो ये चित्रकार हैं, चित्रकार, ये केरल के राजा थे रवि वर्मा, ये प्रसिद्ध है चित्रकला के लिए। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? कहाँ से थे, मतलब देश इनका स्पेनिश थे, ये स्पेन से आते हैं तो स्पेनिश ही होंगे ना। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर राज्य में स्थित हैं, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? बैटरी कम हो गई है इसकी, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रही हूँ मैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आ जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो। यहाँ पे कंदरिया महादेव का मंदिर जो है बहुत बड़ा मंदिर है, महादेव का मंदिर है। उत्तर प्रदेश में कौन सा मंदिर है? बड़ा हनुमान मंदिर है, बड़ा हनुमान, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बड़ा हनुमान। और हाँ, अभी हनुमान जयंती आने वाली है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत अग्रिम बधाई हो। अच्छे से तैयारी कीजिए उनका जन्मदिवस मनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में बड़ा हनुमान जी, और साथ में ही अभी क्या है, रामनवमी निकली है। रामनवमी यानी राम मंदिर भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। राजस्थान की मैं बात करूँ तो सिरोही जिला है, सिरोही जिला के माउंट आबू के अंदर जैन मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध हैं, जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर नाम सुने होंगे ना। 5 मंदिर प्रमुख हैं यहाँ पे, इसमें से 2 मंदिर छोटे, 3 मंदिर बड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में क्या है? केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो बिम्बा माता, बिम्बा माता मंदिर है यहाँ पे, बिम्बा माता मंदिर। चलिए नेक्स्ट है नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। गरीब नवाज है ये, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर के अंदर आ जाएगी। जयपुर में क्या है? हवा महल है, पिंक सिटी इसको कहा जाता है। अजमेर में और क्या है? पशुओं का मेला यानी ऊँटों का मेला कहाँ पे लगता है? भारत का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला लगता है अजमेर के अंदर। पशुओं का सबसे बड़ा मेला भारत का कहाँ पे लगता है? बिहार, सोनपुर के अंदर। दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। और अजमेर के अंदर विश्व का या भारत का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर झील भी यहीं पे है। और इलाहाबाद संगम है यहाँ पे नदी का। जौनपुर से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपकी यहाँ की प्रसिद्ध चीज क्या है। नेक्स्ट है विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? भी बताया मैंने, खजुराहो में है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? सालारगंज संग्रहालय की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पे स्थित है? सालारगंज हैदराबाद के अंदर आ जाएगा। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं? तो कितनी भाषाएं इसमें शामिल हैं? तो टोटल इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं, 22 भाषा इसके अंदर शामिल की गई हैं। भोजपुरी को आधिकारिक रूप से लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है, क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोली जाने वाली लैंग्वेज है भोजपुरी। हमारे इधर जैसे राजस्थानी बोली जाती है तो राजस्थानी को कोई दर्जा नहीं दिया गया है, बहुत सारी है अलग अलग। मेवाड़ में अलग है तो मारवाड़ में अलग है, वापस एमपी के नज़दीक एरिया लग रहा है तो उसमें अंदर अलग है, गुजरात में लग रहा है तो उसमें अलग है, तो सभी में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऐसे उनको लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। भोजपुरी को नहीं दिया गया, बाकी कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, ये सारी लैंग्वेजों को क्या है 22 भाषाओं के आधार पे जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तमिल है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो प्रथम नंबर पे हिंदी, दूसरी बांग्ला, तीसरी क्या आ जाएगी? तेलुगु, तमिल, मराठा, मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। और प्रश्न तो एक ही बनेगा कि सबसे अधिक कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है।
हिंदी के अलावा ये बाकी लैंग्वेज भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हिंदी, बांग्ला, मराठी, उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी सभी लैंग्वेज बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? जुलाई 2013 के अंदर भेजा गया था। भारत को कितने डार्क जोन के अंदर विभाजित किया गया था? डार्क जोन की बात हो रही है, टोटल डार्क जोन आ जाएंगे 9 में विभाजित किया गया है। रेलवे जोन की मैं बात करूं तो रेलवे कितने जोन हैं? 19, पहले कितने हुआ करते थे? 17 प्लस 2 को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से है कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के अंदर। कमेंट करके बताइएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी आ जाएगी। नेक्स्ट है, बगलीहार बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? बगुले कैसे आवाज करते हैं? चाचा करते हैं, ची करते हैं ना, तो चिनाब, तो बगलीहार से चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम पूछा गया है तो आ जाएगा यमुना नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम। भागीरथी नदी का एक और अन्य नाम क्या है? गंगा को ही भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ जी लेके आए थे धरती पे। गंगा को और पद्मा के नाम से भी जाना जाता है, हर जगह अलग अलग नाम है। हुगली नदी भी गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की मैं बात करूँ तो इसको सांगपो नदी के नाम से भी जाना जाता है। सांगपो और डींग नदी भी इसको कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र तो इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो वाराणसी, कानपुर, तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो स्थित की बात करूं तो वाराणसी, कानपुर, पटना तीनों के तीनों गंगा के तट पर स्थित है। और दिल्ली क्या है? यमुना के तट पे स्थित है। और यमुना के तट पे एक और कौन सा है? आगरा शहर बसा हुआ है। ये मैंने चढ़ा दिया है आज की एसएससी एमटीएस के लिए 101 क्वेश्चन का। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। कहने को तो प्रश्न 100 ही हैं, पर मैंने 100 अबाउट तो आपको कंप्लीट करवा ही दिए होंगे। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। और अगर कोई भी डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लास कैसी लगी है इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।